बच्चों आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 11 का जो चैप्टर नंबर 1 है सेट, जिसका नाम है समुच्चय, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको जो ये समुच्चय वाला चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 मैंने आपको सिखा दी है। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, 1.4 क्लास 11th का जो 1.4 का बेसिक है उसको हम सीखेंगे। ठीक है, जो 1.4 का बेसिक में सबसे पहले जो हेडिंग चलेगी वो चलेगी वैन आरेख, वैन डायग्राम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैन डायग्राम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वैन आरेख। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि वैन आरेख क्या होता है, वैन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये क्या होता है, पहले सुन लो, मैंने यहाँ पे लिखा है सब ये कि समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है, जिन्हें वैन आरेख कहती है। क्या कहते हैं, वैन आरेख। ठीक है, अगर हम समुच्चयों को ऐसे बॉक्स के रूप में शो करते हैं, है ना भाई, अगर समुच्चयों को आकृतियों के रूप में, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अधिकांश संबंधों को आरेख द्वारा निरूपित करते हैं, यानी चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा अगर हम दिखाते हैं इस तरह का, ये वाला, ये सर्कल सा, ये रेक्टेंगल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया बाहर, ये दो सर्कल अंदर हो गए, फिर एक बॉक्स हो गया ये वाला, ऐसे है ना। तो इस तरह के बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, आरेख इसमें। ठीक है, और जहाँ पर हमने ऐसी शेप बना दी है, एक तो जो ये शेप होती है ये वाली रेक्टेंगल की शेप होती है, आकृति होती है, और जो अंदर वाली शेप होती है ये होती सर्कल की, वृत्त की शेप होती है। जहाँ पर अगर ये दोनों चीज़ मिल रही है तो वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, वैन आरेख। क्या बोलते हैं, वैन आरेख, वैन डायग्राम। देखिए कि समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है, जिन्हें वैन आरेख कहते हैं। वैन आरेख का नाम अंग्रेजी तर्कशास्त्री जॉन वैन 1834 और 1883 यानी 83 में उन्होंने क्या करा था, इसका स्थापना की थी। जो ये वैन आरेख है ना, वैन आरेख जो जॉन वैन ने 1834 से 1883 ईस्वी में इन्होंने दिया था। क्या दिया था, वैन आरेख दिया था हमें। ठीक है, इसके बारे में समझाया था कि वैन आरेख भी होता है और हम सेट को वैन आरेख के द्वारा शो करती है। ठीक है, अब देखिए आगे, इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं। वैन आरेख में दो प्रकार की शेप का हम यूज करते हैं, एक तो क्या करते हैं, आयत का, और एक करते हैं वृत्त का। यहाँ पर बोला गया, देखो ध्यान से पढ़िए कि इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं, सर्कल होते हैं। इसमें दो शेप यूज करनी होती है, रेक्टेंगल की और एक सर्कल की। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को, यानी यूनिवर्सल सेट को, किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत, अब देखो सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है, यू फॉर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। जो बाहर का रेक्टेंगल है इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। इसको हम किससे शो करते, देखिए पहले, किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा, यानी ये जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको हम हमेशा आयत की शेप के आकार का बनाते हैं, आयत की शेप से इसको हम शो करते, दर्शाते आयत के द्वारा, किसको, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, फिर प्राय एक आयत द्वारा और उसके उप समुच्चयों को, सब सेट के, जो यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है, उसको हम किससे दर्शाते हैं, वृत्त से, सर्कल से। उप समुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्वारा। और इस पूरे संयोजन को ही वैन आरेख कहा जाता है। इस पूरे, जिसमें एक सर्कल होता है, एक आयत होता है, इस पूरे संयोजन को, सम्मिलन को, सेट को हम क्या कहते हैं, वैन आरेख कहते हैं पूरे को। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि थ्योरी आपको समझ में आई होगी कि वैन आरेख क्या होता है, इसमें कितनी शेप का हम यूज करते हैं। दो शेप का उनके नाम है। जो इसमें बड़ा वाला शेप है ये वाला, ये होता आयत का, यानी रेक्टेंगल का, और जो शेप है इसमें अंदर वाली, ये होती है किसकी, समुच्चय की, यानी सर्कल की। ठीक है, बाहर वाला यूनिवर्सल सेट होता है, ये सर्कल वाला समुच्चय होता है, और जो बाहर वाला सेट होता है वो क्या होता है, अंदर वाले सेट का उप समुच्चय होता है। यानी जो अंदर वाला ए है वो बाहर वाले सेट का उप समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पर है वही इसमें आएंगे, पूरे वाले बाहर वाले में, इसलिए ये उसका सबसेट हो जाता है।
तो अब देखिए बच्चों, अब पूछूंगा मैं एक एक करके, आकाश ध्यान देना। ये यूनिवर्सल सेट में अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि यू के अंदर कितने होंगे एलिमेंट, बताओ। हाँ सोचो एक बार पहले, जो यूनिवर्सल सेट है ये यू, इस यू में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? सारे ही आ रहे भाई। ये अगर मैं इसको छुपा दूँ सर्कल को, ये सर्कल किसके अंदर बना है? यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सभी एलिमेंट सम्मिलित है ना। तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ, इसको डायग्राम फर्स्ट मानना और इसको सेकंड मानना, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखूंगा मैं इसको कि यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से हम दर्शाते ऐसे करके, थोड़ा सा यहाँ पर इसको बाहर निकाल के ऐसे बना देना, ठीक है, यू। और हम जानते हैं, वी नो डैट, कि अगर किसी के भी एलिमेंट का सेट अगर बनाना हो तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सेट ब्रैकेट, समुच्चय वाला कोष्ठक, ठीक है। अब जो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट आएंगे, ए वाले भी और यू वाले भी कुल मिलाकर के, क्योंकि ये पूरा सेट एक ही तो है, ठीक है। तो 1 से लेकर कहाँ तक है देखो एलिमेंट, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 8 9 10, यानी कुल मिला के इसमें 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव है, कितने सदस्य है, कितने अंग है इसके? 10 है। हो गया हिसाब क्लियर। अब जो इसके अंदर सेट है, समुच्चय ए है, उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय ए। ए में देखो जरा ध्यान से, ए में कितने एलिमेंट आएंगे? सेट ए में ये समुच्चय है, बताओ। हाँ मतलब जो यहाँ से गोला हो रखा है, इसके बाद सर्कल बना हुआ, ए में खाली वही एलिमेंट आएंगे जहाँ तक ये गोला हो रखा है पूरे में, ठीक है। इसके अंदर वाले एलिमेंट आएंगे सेट ए के अंदर। तो यहाँ देखेंगे 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब देखो जरा, तुम्हें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो एलिमेंट समुच्चय ए के अंदर है वही यू में है नहीं है। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका ये मतलब है कि जो समुच्चय ए होगा वो यू का उप समुच्चय है नहीं है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट हमें यू में मिल रहे हैं। और मैंने आपको 1.3 में सिखाया था कि उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चयों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, सब बता रखा है। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, दिस इम्प्लाई जो ए सबसेट यू क्या होगा, ए क्या होगा, यू का उप समुच्चय होगा, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड वाले डायग्राम में आओ, पहले इसमें भी हमें सेम करना है। ये था फर्स्ट डायग्राम, ठीक है, ये था फर्स्ट डायग्राम। सेकंड वाले में देखो ध्यान से, जो ये बाहर वाला यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले जितने एलिमेंट लिखे गए बाहर से, मतलब पूरे ये रेक्टेंगल आयत की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में ये वाली पूरी शेप बनी हुई है, ये वाली बाहर वाली, इसमें सारे एलिमेंट आएंगे। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर दो प्रकार के सेट बने हुए हैं, एक तो ए एक बी का बना हुआ है। ए में क्या है एलिमेंट, ए में केवल जो इस वाले सर्कल के है, बड़े वाले सर्कल के अंदर और छोटे वाले सर्कल के अंदर दोनों आएंगे ए में एलिमेंट, ठीक है। 2 8 4 6 और 10, ठीक है। और बी में क्या आएंगे, जहाँ तक ये छोटा सर्कल है ये वाला, 4 और 6 केवल। और यू में क्या आएंगे, सारे आएंगे, कुल मिला के सब क्या आएंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम सेकंड डायग्राम यानी दूसरी आकृति से, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी आकृति से। तो सबसे पहले सेट बनाओ यू, यूनिवर्सल सेट क्या होगा बताओ। इसमें भी लगभग वही एलिमेंट है, 10 तक लिखी गई है, 1 2 3 4 5 6 सारे आएंगे 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। और अब समुच्चय ए को लो, समुच्चय ए में देखो एलिमेंट क्या क्या आएंगे, ए में ये सब आएंगे,
2 4 6 8 10 सीक्वेंस में लिखना है। 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। सेट ए के एलिमेंट है सारी। अब सेट बी में देखो क्या है। सेट बी में जो एलिमेंट आएंगे वो केवल 4 और 6 आएगा कि सेट बी ये वाला है, ये अंदर वाला सेट, ठीक है। और जो बाहर वाला ए था, ए के अंदर ही हमने बी बना रखा, मतलब बी के ए के अंदर ही बी बना हुआ था। तो ए में आएंगे बी के भी और ए के भी एलिमेंट, और यू में आएंगे ए के बी के दोनों के, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। तो बी में देखिए कितने हैं, ये 4 और 6 है, 4, 6 एलिमेंट है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, 4 और 6 यू में है और 4 और 6 बी में है, तो मतलब क्या है बताओ। हाँ, जो बी होगा, दिस इम्प्लाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा मेरे पे जगह का शॉर्टेज है। देयरफॉर कि जो बी एलिमेंट है, जो बी सेट है, वो सबसेट एक तो ए का होगा और बी सबसेट होगा यू का, होगा नहीं भाई। जो बी में एलिमेंट 4 6 ए में भी दिख रहे और वही एलिमेंट यू में भी दिख रहे, तो बी क्या होगा, ए का भी उप समुच्चय है और यू का भी उप समुच्चय है। और फिर ए क्या है बताओ, ए केवल यू का उप समुच्चय होगा, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10 मिल रहे हैं। तो दिस इम्प्लाई, एक बात यहाँ से निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि जो ए होगा वो सेट यू का भी क्या होगा, सब सेट होगा, उप समुच्चय होगा, ठीक है। तो बच्चों पहले आप यहाँ तक इसको नोट कीजिएगा। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था, वेन आरेख, वेन डायग्राम के बारे में चर्चा की थी, डिस्कशन किया था। और अब देखो बच्चों, ये हेडिंग आएगी समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। मतलब जो सेट पर हम संक्रियाएं लगाते हैं, प्लस की माइनस की, हमें यहाँ पर दो सेट को ऐड करना हो सकता है, माइनस करना हो सकता है, उनके बीच का सर्वनिष्ठ निकालना पड़ सकता है, कॉमन निकालना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ क्या होती है, ऑपरेशंस कहलाती है, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले हेडिंग आती है आपकी बुक एनसीईआरटी की समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट। जो समुच्चयों का सम्मिलन होता है उसको क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा गया है कि हमने मान लिया अगर हमारे पास दो सेट आएंगे तो हमने लेट कर दिया, माना ए और बी दो को, माना ए और बी को दो समुच्चय है, कोई दो समुच्चय, यहाँ लिखना कोई, ठीक है। हमने मान लिया कि माना ए और बी कोई दो समुच्चय है, ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, कोई। माना ए और बी कोई दो समुच्चय है और ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है। अब देखो दो सेट देगा ऐसे तुम्हें, ए और बी, और फिर पूछ लेगा तुमसे कि ए और बी का सम्मिलन क्या होता है। तो ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हो। क्या है, ए और ए सेट बी सेट का सम्मिलन कैसे निकालेंगे, एक बार दोबारा सुन लो कि ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हो। अगर मुझे इस सेट का यूनियन निकालना है, यूनियन बोलते हैं सम्मिलन निकालना है, तो ए सेट बी सेट के मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे कि ए यूनियन बी, और फिर यूनियन में कैसे निकालूंगा, इनके एलिमेंट में यहाँ लिख दूंगा दोनों के। इस सेट में ए यूनियन बी में एलिमेंट ए के भी होनी चाहिए और बी सेट के भी एलिमेंट होनी चाहिए। तो इसके, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एलिमेंट दोनों में रिपीट हो रहा है, सेम है, उसको केवल वन टाइम लिखा जाएगा, ठीक है। सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होता है, कि मैंने आपको 1.3 के बेसिक में भी समझाया था, ठीक है। तो फिर क्या कहता है, ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हो तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया जाता है, प्रत्येक यू का। तो बच्चों देखिए यहाँ पर, तो सेट के दोनों एलिमेंट हमें आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कॉमन एलिमेंट एक ही बार आएगा दोनों सेट का।
अब देखो इसको किससे शो करते, दर्शाते, रिप्रेजेंट करते, डिनोट करते, यू से, यूनियन को यू से, सम्मिलन को यू से दर्शाते, दो सेट के सम्मिलन को यू से। प्रतीक यू का प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है प्रतीकात्मक रूप में। मतलब जब दो सेट का एक साथ यूनियन निकालेंगे तो सेट ए, पहले सेट ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे और इनके बीच में यूनियन हम यूज करेंगे। अगर सेट ए और बी का यूनियन निकाल ले हैं तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतीकात्मक रूप में हम ए यूनियन बी लिखते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, और इससे ए सम्मिलन बी पढ़ते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे ए यूनियन बी और हिंदी में इसे ए सम्मिलन बी बोलेंगे, ए सम्मिलन बी बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है, इसी के बेस पे समुच्चयों का सम्मिलन हेडिंग के बेस पे एग्जाम्पल 12 हमारे सामने आता है और उसको हमने सीखना है। अब इसको करने के बाद डेफिनेशन हमें एकदम क्लियर हो जाएगी हर एक स्टेप में। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, माना समुच्चय ए, अब समुच्चय ए के एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 2, 4, 6, 8 और बी 6, 8, 10, 12। क्या पूछ रहा है कि ए और बी का यूनियन निकालना है, इनके बीच में यूनियन का सिंबल है, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए या फिर ए सम्मिलन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीक्वेंस, क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेते हैं लेकिन सीक्वेंस नहीं मालूम होता कि इसको लिखना कैसे फेयर कॉपी के अंदर, बोर्ड की कॉपी में। ठीक है, तो उसका सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पर आपको सीखना है वो सॉल्यूशन। हिंदी माध्यम वाले हल लिख देना। ठीक है, हल। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, सेट ए को लिखना है सीक्वेंस में। सेट ए में जो एलिमेंट है, अवयव है, सदस्य है, वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं जो इस सेट ए के अंग है, ऐसे। उसके बाद इसके नीचे आपको सीक्वेंस में सेट बी लिखना है, समुच्चय बी लिखना है, 6, 8, 10, 12। अब निकालना क्या है, समुच्चय ए और समुच्चय बी का यूनियन निकालना है, सेट ए और बी का सम्मिलन निकालना है। तो क्या करेंगे, ए, पहले सेट ए लिखेंगे फिर बीच में यूनियन का सिंबल ऐसे, फिर बी लिखेंगे और फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो, 2, 4, 6, 8, कॉमा लगाना है। ठीक है, फिर बीच में यूनियन लगाना है ऐसे, फिर ये बी की वैल्यू रखो यहाँ पर, ये वाली 6, 8, 10, 12। अब हमने क्या करना है, इस सेट और इस सेट का यूनियन निकालना है, ऐसे एक सेट में लिखना है पूरा। क्या करेंगे, जो एलिमेंट दोनों में सेम है वो तो वन टाइम आएंगे और जो सेम नहीं है वो सारे आएंगे। तो जिस तरह 2 आएगा, 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, 4 है, ठीक है, 4 भी आएगा, 6 देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर 6 यहाँ से नहीं आएगा, खाली 6 आएगा, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर 8 भी आएगा। और अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो 10 है वो आएगा, 12 है वो आएगा। ठीक है, सेट ए और बी के आने से दोनों के एलिमेंट जो सेम है वो वन टाइम आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर है आपका। पॉज द वीडियो। तो बच्चों इसी डेफिनेशन के बेस पे हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 13 आता है। ठीक है, डेफिनेशन जो मैंने लिखी है यूनियन निकालने की, सम्मिलन निकालने की, इसी के बेस पर एग्जाम्पल नंबर 13 हमारे सामने चल कर आता है स्वयं, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों क्या कहता है, माना समुच्चय ए के एलिमेंट क्या दे रखी है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर दे रखी है, यानी कुल मिला के ए, ई, आई, ओ, यू 5 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, वो दे रखी है। और बी में क्या दे रखा है, ए, आई, यू। क्या करना है, प्रूव डैट, दर्शाइए कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए के बराबर होगा। इसको सिद्ध करना है रिजल्ट को, तो कुछ नहीं करना है, ये भी एक खेल है। क्या है, ये भी कुछ भी पूछ जाए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक क्लियर हो, तो सवाल की हिम्मत नहीं है जो हमें हरा सके। सॉल्यूशन सीक्वेंस वही रहेगा, हिंदी माध्यम वाले हल,
सबसे पहले सेट ए लिखूं, समुच्चय ए ई आई ओ यू, और सेट बी लिखूं ए आई यू। अब पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। दिस इम्प्लाई क्या निकालेंगे, पहले ए यूनियन बी यानी ए सम्मिलन बी। अब एलिमेंट आएंगे दोनों के, लेकिन जो रिपीट होगा वो वन टाइम आएगा। सेट ए में देखो पहले ए है, ए बी में भी है, एक ही बार आएगा। ई है, लिख लो, ठीक है। आई है, रिपीट है बी में, आई एक ही टाइम आएगा। ओ है, लिख लो, और यू है, लिख लो, यू भी रिपीट है यहाँ पर, तो यू भी वन टाइम आएगा। तो बच्चों ये हो गया ए ई आई ओ यू, ठीक है। देखो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ज़रा बच्चों ध्यान दो, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि ये पूरा सेट किसका है, ये पूरी वैल्यू तो ए की है। चेक करो, ए में क्या है, ए ई आई ओ यू, फिर इसके यूनियन वाले सेट में क्या है, ए यूनियन बी में क्या आ रहा है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ये वैल्यू ए की है। प्रूव क्या करना, चेक कर लो, चेक कर लो। हुआ हिसाब कीजिए। तो क्या था, ये हलवा था, नहीं था, लेकिन बच्चा देख के घूम गया होगा। अब इसको सिद्ध करना है, ए यूनियन बी बराबर ए। साफ दिख रहा है कि जो ये ए यूनियन बी के सेट बन रहे ऑलरेडी ए है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, क्या लिखना है यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम या हैंस वेरीफाई। नोट कीजिएगा बच्चों यहाँ तक। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समुच्चयों पर संक्रियाएं का जो टॉपिक नंबर फर्स्ट लिया था हमने, समुच्चयों का सम्मिलन पे एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे हम, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 समझा चुका हूँ। अब क्या चलेगा, 14 यानी 14 एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि x इक्वल टू, यानी x एक समुच्चय है, x इक्वल टू राम, गीता, अकबर। जो समुच्चय x के एलिमेंट क्या दे रखे है, राम दे रखा है, गीता और अकबर दे रखा है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, ये जो सारे एलिमेंट है, जो ये सेट है, ये विद्यालय की जो स्टूडेंट है उनका सेट बना रखा है। किसी विद्यालय में मतलब व्यक्तियों के नाम, स्टूडेंट के नाम रहे होंगे, राम, गीता, अकबर, तो वहाँ से हमने एक सेट लिया x और एक लिया y। तो विद्यालय की हॉकी टीम में सब कुछ ये तो एक समुच्चय है, मतलब ये क्या है, एक समुच्चय बोल रखा है इसने कि मान लीजिए, फिर कहता है कि मान लीजिए कि y सेट में क्या एलिमेंट दे रखी, गीता, डेविड, अशोक, ठीक है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है, ये दोनों सेट कहाँ हैं, विद्यालय की फुटबॉल टीम के बना रखे हैं। एक समुच्चय, ये भी क्या है, एक समुच्चय है। एक्स सेट भी एक समुच्चय मान रखा है और वाई सेट भी एक समुच्चय मान रखा है। अब हमसे क्या पूछता है कि एक्स यूनियन वाई, एक्स सम्मिलन वाई ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या भी कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो केवल एक्स यूनियन वाई निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ आपको सॉल्यूशन लिख देना है, हिंदी माध्यम वाले हल, ठीक है। पहले जो सेट ए दे रखा है वो लिख लो सीक्वेंस में, रूल के हिसाब से। सेट ए के एलिमेंट अब राम हो गया, गीता होगी और अकबर हो गया, ठीक है। और सेट वाई, दिस इम्प्लाई देयरफॉर वाई के एलिमेंट क्या दे रखे हैं, गीता, डेविड, अशोक, गीता, डेविड, अशोक, कॉमा अशोक। सबसे पहले केस में क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट केस में हमें निकालना है यूनियन दोनों का, सेट ए, सेट एक्स और वाई का। तो दिस इम्प्लाई एक्स यूनियन वाई या एक्स सम्मिलन वाई, कोष्टक लगाएंगे, सेट ब्रैकेट। अब देखो जरा,
राम इसमें है नहीं है, तो राम तो आएगा, सेट ए का एलिमेंट है राम। फिर कॉमा, गीता यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो दोनों साइड से एक ही बार आएगा गीता एलिमेंट, ठीक है, जो भी है एलिमेंट नाम व्यक्ति का गीता। उसके बाद अकबर यहाँ नहीं है, अकबर आएगा पूरा। और अशोक ऊपर नहीं था, यहाँ पर है, और डेविड भी ऊपर नहीं था, यहाँ पर है, तो डेविड भी आएगा, अशोक भी आएगा, डेविड कॉमा अशोक, ठीक है। तो बच्चों ये हमने क्या निकाल दिया, एक्स यूनियन वाई का सेट निकाल दिया। जो अगर हमसे पूछ लिया कि विद्यालय की फुटबॉल टीम में एलिमेंट जो आएंगे, अवयव जो आएंगे, दोनों में हम क्या लेंगे, एक तो राम लेंगे, गीता लेंगे, अकबर लेंगे, डेविड लेंगे, अशोक लेंगे। अगर इसको मैं सेपरेट करता हूँ तो फिर यही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गीता नाम तो एक ही व्यक्ति का था पर लेकिन वो बार बार रिपीट था, ठीक है। तो बच्चों ये आंसर है इसका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। और यहाँ पर कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या भी यही है इसकी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।